आपने रिसेंटली डेंगू फीवर के हवाले से काफ़ी कुछ सुना होगा न्यूज़ में, ख़बरों में और आसपास। स्पेशली जब ये मौसम तब्दील हो रहा होता है देन वी कैन सी कि किस तरह से डेंगू फीवर रैम्पेंट हो जाता है और काफ़ी हद तक फैलने लग जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं डेंगू फीवर के हवाले से कि ये किस तरह से प्रेजेंट करता है, कैसे फैलता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो प्लीज़ स्टिक अराउंड और इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको डेंगू फीवर के हवाले से बहुत कुछ पता लगने वाला है। Before we proceed any further, quick request, आप प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा और उसके साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की वीडियोस के बारे में मज़ीद पता चलता रहे। उन लोगों के लिए जिनसे तारुफ नहीं है, मेरा नाम है डॉक्टर शुएब और मैं काम करता हूँ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में एज अ मेडिकल स्पेशलिस्ट और एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर। सो सबसे पहली चीज़ ये कि आखिर प्रेजेंटेशन कैसे होती है और पेशेंट आपके पास किन इश्यूज़ के साथ प्रेजेंट करता है। जिनको डेंगू फीवर हुआ है ऑब्वियसली वो इस बात को बखूबी समझते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है बुखार और उसके साथ जिस्म में शदीद दर्द का होना। इसकी जो सिम्टम्स हैं वो फ्लू से काफ़ी हद तक मिलती जुलती हैं। इसके अलावा आंखों के पीछे दर्द का रहना, सर में दर्द रहना, कुछ पेशेंट्स को रैश हो जाती है जिस्म के ऊपर और कुछ को पेट में शदीद दर्द होता है। ये सारी सिम्टम्स भी साथ रह सकते हैं। यूजुअली सिम्टम्स एक हफ्ते के बाद ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ये सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं और काफ़ी देर तक भी रह सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स पोस्ट डेंगू फटीग सिंड्रोम टाइप की कंडीशन रहती है जिसमें बेसिकली डेंगू हो जाता है और वो जो इनिशियल एक हफ़्ता है सीवियरिटी का वो रहता है, लेकिन उसके बाद इंसान फिर भी थका थका रहता है, काफ़ी वीक रहता है काफ़ी अरसे के बाद। लेकिन आई थिंक जो की चीज़ है वो ये है कि जो इनिशियल टाइम है जब डेंगू किसी को अभी अभी उसके सिम्टम्स आने लग जाते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट टाइम होता है। और अगर आपको इसमें से कोई भी सिम्टम है तो नंबर 1 एडवाइस, आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से इमीडिएटली रब्ता कीजिए, स्पेशली अगर आपके आसपास किसी को डेंगू फीवर हुआ हो। इन्वेस्टिगेशंस के हवाले से आज के दौर में 2-3 अहम इन्वेस्टिगेशंस इसकी होती हैं। एक इन्वेस्टिगेशन टाइप होती है जिसको हम बेसिक ब्लड केमिस्ट्री एंड फुल ब्लड काउंट कहते हैं, जिससे बेसिकली आपको डेंगू की कुछ बड़ी अलामात का पता चलता है। जैसे डेंगू के पेशेंट्स के अंदर यूजुअली प्लेटलेट काउंट्स काफ़ी हद तक मुतासर होते हैं और कम हो जाते हैं। सो ये एक बड़ी कॉमन फाइंडिंग है और ये आप फुल ब्लड काउंट पे देख सकते हैं। इसी तरह अगर खुदा न ख्वास्ता किसी को ब्लीडिंग रही है काफ़ी हद तक और उसका ब्लड लॉस हुआ है तो उनमें हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम हो जाता है, ये भी आप ब्लड टेस्ट में देख सकते हैं। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली 2 स्पेसिफिक किस्म के टेस्ट किए जाते हैं। एक जो एंटीजन डिटेक्शन जिसे कहा जाता है वो भी किया जा सकता है और ये थोड़ा फास्ट टेस्ट होता है, इसका टर्न अराउंड टाइम कम होता है। और एक दूसरा टाइप होता है जिसे PCR एनालिसिस कहते हैं, जो RNA या DNA एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। सो ये स्पेसिफिकली वायरस को डिटेक्ट करने की एबिलिटी रखता है इवन फ्रॉम अ स्मॉल सैम्पल। सो यूजुअली आप जब अपने डॉक्टर के पास जाएंगे और आप सिम्टम्स उससे बताएंगे और ये सिम्टम्स अगर इनसे मुताबिकत रखते हुए जो मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं तो ही विल और शी विल दे विल कंडक्ट दीज टेस्ट और इन स्पेसिफिक टेस्ट के बाद ही वो आपको प्रॉपर्ली डायग्नोज कर सकते हैं। लेकिन चूंकि एक रैम्पेंट चीज़ है यानी कॉमनली स्प्रेडिंग चीज़ है और काफ़ी हद तक एक इलाके में काफ़ी लोगों को अगर ऑलरेडी हुआ है तो इसमें जो शक का आंसर है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो डॉक्टर के लिए डायग्नोसिस करना उतना ही आसान हो जाता है। तो यूजुअली इसकी डायग्नोसिस के लिए इंतज़ार समटाइम्स नहीं किया जाता और इसकी जो मैनेजमेंट है उसको अर्लियर ऑन स्टार्ट कर दिया जाता है। साउथ एशिया, कैरेबियन, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये रीजन्स हैं जहाँ पर डेंगू मोस्ट कॉमनली होता है। हमारे लिए ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान में एक बड़ा कॉमन मसला है और इसको की जो बेसिक नशोनुमा है डेंगू के मच्छर की वो ऑब्वियसली पडल्स जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ पर ज़्यादा होती है। सो एक बड़ी एडवाइस जो अहम एडवाइस दी जाती है वो ये है कि आपने कोशिश ये करना है कि मच्छर पनपे नहीं, और अगर पनप जाएँ किसी वजह से, अगर आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ मच्छर हैं तो आप तक ना पहुँच सके या आपको काट ना सके। एडीज़ इजिप्टाई और एडीज़ एल्बोपेक्टस ये 2 नाम हैं उन मच्छरों के जो यूजुअली इसको स्प्रेड करते हैं, जिसको वेक्टर कहा जाता है। सो इस वायरस का फैलना इन मच्छरों के बगैर नामुमकिन है। अगर आपने इसके स्प्रेड को रोकना है तो ऑब्वियसली आपने कोशिश करनी है कि या तो इन मच्छरों को मार दिया जाए या इनकी नशोनुमा ना हो पाए। इन मच्छरों का पनपना उन जगहों पर होता है जहाँ पानी इकट्ठा होता है। सो जहाँ भी आपके घर में, किचन में और आसपास के जो इलाके हैं या इवन आपकी घर के बाहर भी अगर आप देखते हैं कि तालाब सा बन गया है, पानी का पटल इकट्ठा हो गया है,
दीज आर द प्लेसेस जिनको बेसिकली आपने किसी न किसी तरह से उसमें से पानी निकालना है, कोशिश करना है ड्राई रहें जिस हद तक हो सके। तो ये तो फर्स्ट टास्क है। सेकंड ये है कि अगर मच्छर किसी हवाले से आ गए, बन गए, तो आपने बेसिकली अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है। लूज़ क्लोथिंग यूज़ कर सकते हैं आप, और आइडिया यही है कि मच्छर आपकी स्किन तक ना पहुंच पाए। सो ट्राई टू वेयर लूज़ क्लोथिंग्स। नेट्स यूज़ कर सकते हैं जो एंटी मॉस्कीटो नेट्स होते हैं, और इससे आपको स्पेशली ओवरनाइट प्रोटेक्शन काफ़ी हद तक मिल सकती है। रिपेलेंट्स, मॉस्कीटो रिपेलेंट्स यूज़ आप कर सकते हैं, DEET रिपेलेंट्स, या इस तरह के जो कमर्शियल नेम्स में, डिफरेंट नेम्स में आता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ बात सिवियर डेंगी के हवाले से। डेंगी की एक फॉर्म होती है जिसको सिवियर डेंगी कहते हैं, जो बेसिकली नॉर्मल डेंगी से बढ़कर एक चीज़ होती है। अगेन ये कॉमन नहीं है, और एक सर्टन स्मॉल सेगमेंट ऑफ पेशेंट्स को ये वाली कंडीशन होती है। अगर किसी को खुदा न ख्वास्ता सिवियर डेंगी हो जाए तो उसकी अलामात थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं और एडवांस्ड होती हैं। सिवियर डेंगी की सूरत में पेशेंट्स को यूजुअली शदीद किस्म की वॉमिटिंग हो सकती है, जिस्म का दर्द काफ़ी हद तक कंटिन्यू कर सकता है देर तक। मोर इम्पॉर्टेंटली वॉमिटिंग में ब्लड आ सकता है, क्योंकि इनके प्लेटलेट्स एक काफ़ी लो लेवल तक चले जाते हैं। तो रिस्क ये होता है कि उसकी वजह से अगर उनको ब्लीडिंग कहीं भी हो जाए तो वो ब्लीडिंग रुक नहीं सकती। सो इन पेशेंट्स में ये भी रिस्क हो जाता है कि अगर ये खुदा न ख्वास्ता कहीं गिर जाएं और ज़ख्मी हो जाएं किसी हवाले से, तो इनका अगर ब्लड लॉस होता है एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट, तो वो ब्लड लॉस रुक नहीं सकता। इसके अलावा समटाइम्स नाक से खून आना और फिर वो जारी रहना, ये एक मसला बड़ा कॉमन होता है। सीवियर केसेस में ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है और सांस लेने की दुश्वारी काफ़ी हद तक बढ़ सकती है, और सो मच सो के पेशेंट्स को समटाइम्स ITU में एडमिशन भी करवाना पड़ता है ताकि उनको फ्लूइड्स दिए जा सकें और सपोर्ट किया जाए इस टाइम के अंदर। डेंगू की ट्रीटमेंट यूजुअली कंजर्वेटिव होती है। इसका मतलब यह है कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है जो ईजाद की गई हो, जो इस वायरस को स्पेसिफिकली टारगेट करे और मारे। लेकिन यूजुअली इसकी ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नॉर्मल सैलाइन का बैग, जो बेसिकली उनकी जिस्म में पानी की कमी को पूरा करता है, वो दिया जाता है अगर एक्सट्रीम कंडीशन हो जाए। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट को ये कहा जाता है कि आप अपने घर पर ही रहिए और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कीजिए, कोशिश कीजिए गर्मी को अवॉइड कीजिए जिस हद तक हो सके, और अपनी कंडीशन को मॉनिटर कीजिए। अगर पेशेंट को बुखार हो रहा है मुतवातर, तो उनको एडवाइस किया जाता है कि वो पैरासीटामोल की टैबलेट्स लें, और एक सर्टन अमाउंट तक आप ले सकते हैं क्योंकि ओवर द काउंटर अवेलेबल होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस सारी कंडीशन में रेस्ट है। सो कोशिश कीजिए कि अगर खुदा न ख्वास्ता आपको या आपके किसी जानने वाले को ये कंडीशन हुई है, तो उनको ये बताइए कि उन्होंने रेस्ट करना है इस पूरे टाइम में। एटलीस्ट 1 से 2 हफ्ते उनको रेस्ट चाहिए, और अपने आप को प्रॉपर तरीके से हाइड्रेट करें, एंड जस्ट गिव इट सम टाइम। मुझे ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये वो इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जो आई एम श्योर हर एक को इस वक्त इस सीज़न में पता होनी चाहिए। इसके अलावा सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की मुफीद वीडियोज़ के बारे में पता चलता रहे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा इसी तरह की किसी मुफीद वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।